सोचिए, एक कत्ल का मामला आता है, पुलिस को एक लाश मिलती है, एक कंकाल। पुलिस एक शख्स को कातिल ठहराती है और ये कोशिश ही नहीं करती कि उस कंकाल की डीएनए जांच कराई जाए। बिना जांच कराए गए एक कत्ल के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। जमाने के बाद 2 साल तक वो बंदा जेल में रहता है। हाईकोर्ट उसे जमानत देती है, लेकिन जमानत की शर्त ये भी कि 1 लाख रुपए का मुचलका दाखिल करे। यहाँ पे भी अपने जुडिशल सिस्टम में कई ऐसी चीज़ें हैं कि 1 लाख रुपए एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। वो 1 लाख रुपए जमा नहीं करा पाया और उसका नतीजा ये हुआ कि बेल मिलने के बावजूद अगले 1 साल तक वो और जेल में रहा, जबकि बेल मिलने के बाद 1 दिन भी जेल में रखना या रहना गैर कानूनी है। लेकिन वो पूरे 1 साल तक जेल में रहा, ज़मानत मिलने के बाद भी। वजह यही कि वो ज़मानत की रकम दाखिल नहीं कर पाया था। फिर कुछ अच्छे लोग सामने आए और तब वो 1 साल बाद बाहर आया। ये कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह है गोटकू डिस्ट्रिक्ट। इसी गोटकू डिस्ट्रिक्ट में सुरेश और उसकी फैमिली रहा करती थी। सुरेश 35 साल का, उसकी वाइफ मलिगे, और इन दोनों के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। 18 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद पूरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। सुरेश अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता था, बीवी से बहुत प्यार करता, बच्चों से बहुत प्यार करता। उसका सपना था कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाए, कामयाब इंसान बनाए। ये सब चल ही रहा था कि अचानक नवंबर 2020 की तारीख आती है और मलिगे अचानक घर से गायब हो जाती है। सुरेश इधर उधर ढूंढता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, कहीं भी मलिगे की कोई खोज खबर नहीं मिलती। परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कुशल नगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में वो जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। नवंबर 2020 में रिपोर्ट ये लिखाता है कि उसकी वाइफ मलिगे, जिसके साथ 18 साल पहले उसकी शादी हुई, दोनों 2 बच्चे के माँ बाप हैं, और वो अचानक घर से निकली और गायब हो गई। तो उसे ढूंढा जाए। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, लेकिन बस रिपोर्ट ही लिखती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, मलिगे का कोई सुराग नहीं मिलता। नवंबर 2020 में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी सुरेश ने, और अब जून 2021 का साल आ गया था और महीना था जून का। एक रोज़ उसी गांव में जहां सुरेश रहा करता था, सुनसान इलाके पर कोई राहगीर गुजरता है और एक कंकाल पर उसकी नज़र पड़ती है। कंकाल के आसपास कुछ कपड़े भी पड़े थे। वो पुलिस को खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कंकाल को कब्जे में लेती है और अस्पताल भेज देती है, मॉर्चरी में। अब पुलिस आसपास में जितने भी गुमशुदा लोग थे उनकी केस डायरी निकालती है। इत्तेफाक से उन्हें कुशल नगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की उस महिला की गुमशुदगी की फाइल भी सामने मिल जाती है, यानी कि मलिगे की। अब पुलिस मलिगे के घर पहुंचती है, सुरेश के पास, और सुरेश को उठाती है और थाने ले आती है। सुरेश पूछता है क्या हुआ, उसकी पत्नी मिल गई? वो कहता है पत्नी नहीं मिली, तुमने अपनी पत्नी का कत्ल किया था और इसीलिए तुम्हें अपनी पत्नी के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि साहब मैं ही वो शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, मैं ही थाने आया, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? और 18 साल की हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार, आप किसी से पूछ लीजिए हमारे रिश्ते कैसे थे। पुलिस एक नहीं सुनती। इस दौरान में मलिगा की माँ यानी सुरेश की सास भी पुलिस के साथ सपोर्ट में आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, वो जो कपड़े बरामद हुए वो उसी की बेटी के। सास की गवाही हुई, कंकाल बरामद हुआ, पति के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए और पति को जेल भेज दिया गया। अब जून 2021 में पति यानी सुरेश जेल पहुंच चुका है अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में। जेल जाने के बाद अब धीरे धीरे मुकदमे का ट्रायल शुरू होना था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि छोटे इलाकों में आज भी बहुत सारी ये ऐसी बातें होती हैं कि अगर कोई इल्ज़ाम किसी पे लगे, पत्नी को मारा, माँ बाप को, बच्चों को, तो उसका सोशल बायकॉट भी कर देते हैं। तो उस इलाके के जितने भी वकील थे उन्होंने सुरेश का केस लड़ने से मना कर दिया। अब सुरेश बिना कानूनी मदद के जेल में, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। सुरेश के माँ बाप, उन्हें पता है कि उनका बच्चा बेकसूर है, वो अब भटक रहे हैं कानूनी मदद के लिए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। तभी 2022 जून 2021 से सुरेश बंद था। 2022 में मैसूर के एक वकील हैं जो ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं, BS पांडु पुजारी। BS पांडु पुजारी को मीडिया के जरिए सुरेश की कहानी पता चली। पता चला कि उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी
और अब वही सुरेश उसी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद है और कोई उसे कानूनी मदद नहीं दे रहा। पुजारी साहब ने उसके पूरे केस की स्टडी की, पुलिस से FIR ली, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, विटनेसेस सबको देखा, पढ़ा, खुद चल कर गए वो थाने तक, जो आयु था उससे मिले, जो कंकाल मिला उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। जब सारी जानकारी मिली तो पुजारी साहब चौंके। उन्होंने देखा कि पुलिस ने कंकाल तो बरामद किया और ये जाहिर कर दिया कि ये मलिगे की लाश है, लेकिन उस पुलिस ने कभी उस कंकाल का DNA सैंपल नहीं लिया और ना ही उस DNA का मिलान मलिगे की माँ से कराया। अब आज के दौर में 2022-23 की मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी चौंकाने वाली थी कि एक लाश जिसकी पहचान हो नहीं सकती क्योंकि वो कंकाल की सूरत में मिली है, कंकाल का कोई चेहरा होता नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये वही है? सिर्फ इसलिए कि कुछ कपड़े वहाँ से बरामद हुए और माँ ने पहचान लिए, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि वो कपड़े वाकई उसी कंकाल के थे या मलिगा के वैसे कपड़े थे, क्योंकि सुरेश ने मना कर दिया था कि वो इस तरह के या इस रंग की या इस डिज़ाइन की साड़ी नहीं पहना करती थी, लेकिन माँ आगे आ गई थी। तो जब ये पुजारी साहब को पता चला ये सारी चीज़ें, तो पुजारी साहब बड़े चौंके। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दी और कहा कि मैं सुरेश का केस लड़ूंगा। अब पुजारी साहब सुरेश के केस में वकील के तौर पर सामने आए। पहली चीज़ उन्होंने मांग की कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक ही एविडेंस है और वो है एक कंकाल का बरामद होना, जिसको पुलिस मलिका बता रही है, लेकिन फॉरेंसिक तौर पर यह अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो कंकाल वाकई मलिगे की है या किसी और की है, और ये साबित तभी होगा जब इसके DNA टेस्ट हो। उन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर ये इजाज़त मांगी कि उस कंकाल का DNA टेस्ट कराया जाए और मलिगे की माँ का DNA सैंपल लिया जाए और उनसे मैच हो। कोर्ट ने इजाज़त दे दी क्योंकि पुलिस के पास और कोई ऐसी ज़बरदस्त थ्योरी या सबूत तो थे नहीं। तो इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट से उन्होंने इजाज़त ली DNA टेस्ट की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी 27 सितंबर 2023। ये वो तारीख थी जब DNA की रिपोर्ट आई। DNA की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जो कंकाल पुलिस ने मलिगे की बताई असल में वो मलिगे की है ही नहीं, क्योंकि उस कंकाल का सैंपल मलिगे की माँ के लिए गए सैंपल से मैच ही नहीं किया, यानी वो लाश किसी और की थी। अब किसकी? पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए, क्योंकि पुलिस ने जब कंकाल बरामद किया तो आंख बंद करके यकीन कर लिया कि ये मलिगे है और सुरेश ने खुद मारा, जबकि सोचा भी नहीं कि एक पति खुद रिपोर्ट लिखाने आया, थाने के चक्कर काट रहा है, 2 बच्चे हैं उसके, परेशान हो रहा है और कोई मोटिव भी नहीं है क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। तो जब DNA सैंपल की रिपोर्ट आ गई तो ये साफ हो गया कि वो मलिगे नहीं थी। अब किस बेस पे सुरेश को जेल में रखा जाए? फौरन पुजारी साहब ने हाई कोर्ट में उसके बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर दी, इस ग्राउंड पर कि पुलिस के पास एक भी एविडेंस नहीं, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मलिगे है ही नहीं जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में सुरेश को अब तक जेल में रखा गया और तब तक 2 साल हो चुके थे। तो उनके मुवक्किल को ज़मानत पर रिहा किया जाए और पूरे मामले की तफ्तीश की जाए, और अगर वो मलिगे नहीं है तो वो कंकाल किसका है उसके बारे में पुलिस को नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट पुजारी साहब की इस दलील से सहमत हो गई और उसने सुरेश को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अक्टूबर 2023, सितंबर में DNA की रिपोर्ट आई। अक्टूबर 2023 में सुरेश को कर्नाटक हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अब सुरेश के पास 1 लाख रुपए है ही नहीं जो जमानत के तौर पर वो जमा कर सके। काफ़ी उसने हाथ पैर मारा उसके माँ बाप ने इधर उधर से, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया, वक्त बीतता रहा। अब 2024 अक्टूबर का महीना आ गया, पूरे 1 साल हो गए। अक्टूबर 2023 में उसे ज़मानत मिली और अक्टूबर 2024 1 साल तक ज़मानत मिलने के बावजूद सुरेश जेल में रहा, इसलिए कि हाईकोर्ट ने एक बड़ी रकम 1 लाख रुपए ज़मानत की शर्त रख दी थी। अब वो गरीब आदमी कहाँ से लाया? 1 साल बाद किसी तरह जोड़ कर उसके माँ बाप ने इस रकम का इंतज़ाम किया और अक्टूबर 2024 में सुरेश जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने ये नहीं कि अपनी नई ज़िंदगी शुरू की, वो फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचना शुरू हुआ और उसने कहा कि मेरी बीवी को ढूंढ दो। पुलिस वाले भी हैरान कि जिस बीवी के इल्ज़ाम में कत्ल के, उन्होंने इसके पति को ही अंदर डाल दिया, जेल में रहा 2 साल, ज़मानत पर बाहर आया, चुपचाप से अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन ये फिर वही ज़िद लेकर थाने गए, हर दिन चक्कर काट रहा है, मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चों को उनके माँ का इंतज़ार है। अब पुलिस को भी लगा कुछ तो है।
फिर पुलिस ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कहाँ जा सकती है। आज के इस दौर में जब पति पत्नी का कत्ल कर रहा है, पत्नी पति के कत्ल कर रहे हैं, अफेयर के चक्कर में सब कत्ल हो रहे हैं, सुरेश ने वो कहानी पुलिस को बताई कि सुरेश की कहानी सुनकर पुलिस वालों को खुद ये फील हुआ कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। सुरेश ने कहा कि सर जब वो 2022 में जून में गायब हुई थी तो बहुत ढूंढा, जब नहीं मिली तो मुझे ये पता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। उसने कहा बॉयफ्रेंड तुमने बताया नहीं। बोला सर ये मुझे पता था कि वो किसी एक लड़के के साथ इश्क में है, लेकिन मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरी बीवी थी। इससे मेरे बच्चों पर असर पड़ता है, मेरे रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर, लोग मजाक उड़ाते और मेरी बीवी की इज्जत पर एक तरह से आँच आती। मैं नहीं चाहता था मेरी बीवी की इज्जत को उछाला जाए, इसलिए ये बात मैंने अपने दिल में रखी। मैंने नहीं बताया कि उसका कोई अफेयर था, क्योंकि इस उम्मीद में कि शायद वो खुद लौट आती। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, मुझे डर है कि कहीं उससे कुछ हो ना गया हो, तो अब बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उसके बारे में कितना जानते हो? उसने बोला सर मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। तो आज के इस दौर में जो मैंने अभी कहा आपको, एक पति ये भी है जो अपनी पत्नी के अफेयर को कानून के पन्नों पर भी नहीं लाना चाहता था ताकि उसकी बीवी की बेइज्जती ना हो। पुलिस ने सुना, फिर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अक्टूबर 2024 में वो जेल से बाहर आया, नवंबर दिसंबर बीत गया, नया साल 25 का आ गया, 25 के पहले 3 महीने भी बीत गए। अचानक 1 अप्रैल को एक चमत्कार होता है। 1 अप्रैल को सुरेश के कुछ दोस्त एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र एक कपल पर पड़ती है, एक महिला और एक उसका दोस्त जो भी था। सुरेश के दोस्तों को उस महिला को देखकर अचानक लगता है कि ये सुरेश की पत्नी मलिक है, लेकिन इस बात को 2-3 साल हो चुके थे, तो उसे लगा पता नहीं कन्फ्यूज़न ना हो कुछ। उन्होंने चुपचाप से कॉफ़ी शॉप में ही बैठकर अपने मोबाइल पे वीडियो बनाया और मलिके को उसमें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फ़ौरन उन्होंने वो वीडियो सुरेश को भेजा। उन्होंने कहा यार मुझे लगता है कि ये तेरी पत्नी मलिके किसी के साथ कॉफ़ी पी रही है और ज़िंदा है। सुरेश उस वीडियो को देखता है। वीडियो को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सचमुच मलिके थी, उसकी बीवी, जो जून 2020 से गायब थी, बल्कि 2020 से, तो लगभग 5वां साल था। वो सारी चीज़ें भूल जाता है और उसे लगता है कि चलो उसकी वाइफ जिंदा है। अब वो भागा भागा उस वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उसी कुशलनगर ग्रामीण क्षेत्र में। कहता साहब जिस मलिके के कत्ल के इल्ज़ाम में आपने मुझे गिरफ्तार किया, जेल में रखा, उसका मर्डर नहीं हुआ, वो जिंदा है और ये रही वो तस्वीर, ये सबूत। अब पुलिस उसको देखती है, उसके बाद उस लड़के को देखती है। पूछा जाता है ये लड़का कहाँ है? छोटा सा इलाका। पता चल जाता है कि वो लड़का जो है जिसके साथ मलिके कॉफ़ी पी रही थी, वो सुरेश के घर से 30 किलोमीटर दूर एक दूसरी बस्ती है, वहाँ रहता है। पुलिस की टीम उस बस्ती में पहुँचती है, उसके घर में पहुँचती है। वो लड़का और उसी घर में मलिके दोनों मिल जाते हैं। पुलिस मलिके से पूछती है तुम्हारा नाम क्या? वो बताती है मलिके। पुलिस उन दोनों को थाने लेकर आती है। फिर पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारा कोई पति सुरेश? वो बताती है जी हाँ। उससे पूछती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा कत्ल हो चुका है और तुम्हारे कत्ल के इल्ज़ाम में तुम्हारा पति जेल में रहा। मलिके कहती है सब मैंने पति को छोड़ा, अच्छा इंसान, सब मानती हूँ, लेकिन ये बात मुझे सच में नहीं मालूम थी कि मेरा मर्डर हो चुका है और मेरे ही कत्ल के इल्ज़ाम में मेरा पति को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। और मलिके को सच में पता नहीं था कि उसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसका पति जेल गया। पुलिस मलिके को अपने साथ ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। पेश करने के बाद बताती है कि जो सुरेश के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा उसकी बीवी मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है और ये रही। मलिके कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती कि वही मलिके है, सुरेश की वाइफ। फिर वो बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने अपना एक नई ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया और इसीलिए वो अपना घर, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चली गई। और कमाल ये कि 5 साल तक जिस मलिके को सब कोई ढूंढता रहा, जिसके लिए सुरेश को जेल जाना पड़ा, वो सिर्फ सुरेश के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी और कभी इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। इसकी सुनवाई के बाद अब पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में अर्जी दे दी है कि सुरेश के खिलाफ जो मर्डर का इल्ज़ाम लगा था वो झूठा था, इसलिए उसको ड्रॉप किया जाए और जो ज़मानत पर ज़िंदगी ये पूरा केस ही ख़त्म किया जाए। कोर्ट ने जब ये अर्जी सुनी तो कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया
उसने कहा कि वो उस शहर के जो एसपी हैं, उस थाने का जो इंचार्ज है, इन सभी लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए और इंक्वायरी की जाए। एक बेगुनाह शख्स को 2 साल से ज़्यादा आपने जेल में रखा, उसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम लगाए, और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग की होती है वो भी आपने नहीं किया। आपने कंकाल तो मिला लेकिन उसके डीएनए टेस्ट नहीं कराया। अगर करा लेते तो शायद उसी वक्त ये केस खुल जाता और सुरेश बेकसूर पाया जाता, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए एसपी, उस थाने का इंचार्ज, इन सभी से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 17 अप्रैल, इसी महीने के 17 अप्रैल को इन पुलिस अफसरों से अपना अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए कहा गया है, और इसके बाद कोर्ट उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी ये तय होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक बेकसूर को तो तुमने अंदर डाल दिया, लेकिन जो कंकाल बरामद हुआ वो कंकाल किस महिला का, उसका कातिल कौन, उस महिला की पहचान किया, क्या आपने जानने की कोशिश की। अब उस कंकाल की सच्चाई भी ढूंढने का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, और 17 अप्रैल को इन पुलिस वालों, इनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो फैसला भी कोर्ट देगी। ये कहानी एक एग्जाम्पल है कि हमारे देश में किस तरीके से कई जगहों पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक बेसिक, जब आपको पता है कि डीएनए जैसी चीज़, जैसा हथियार आपके हाथ में है, दूध का दूध पानी का पानी 1 सेकंड में हो सकता है, पर पुलिस वालों का ये होता है कि ये केस आया, इसको निपटाओ। अपने जो पूरी उनकी नौकरी है ना, ड्यूटी, वो बेदाग होनी चाहिए। पुलिस वालों को पता है जितने केस आते हैं और जो नहीं सुलझते हैं उनके आगे चलकर प्रमोशन और बाकी चीज़ों में वो रोड़ा अटकाती है। इसीलिए चाहे जायज़ नाजायज़ सही गलत तरीके से बस केस को निपटा दो, और यही एक केस को निपटाने के चक्कर में एक मासूम सुरेश बेवजह जेल में रहा 2 साल, और 1 साल ज़मानत मिलने के बाद भी। तो ये भी एक सवाल उठाती है कि अगर पुलिस को, कोर्ट को लगता है कि इसे ज़मानत दिया जाना चाहिए, तो कम से कम उसकी हैसियत भी देख ले कि वो गरीब कितना रकम दे पाएगा, या उसकी जो भी कीमत होती है, बाइक, मोटरसाइकिल, घर, ज़मीन, कागजात, वो उतने है कि नहीं। वरना ऐसे ज़मानत का भी क्या फ़ायदा कि आप दे दो और 1 साल तक बेचारा वो अंदर ही रहे, क्योंकि ज़मानत की शर्त ही वो पूरी नहीं कर पाए। तो ये केस हमारे सिस्टम की कई सारी कमियों को उजागर भी करता है। तो ये थी आज की कहानी।